नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 12 जो है आपका क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 4th है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, ये चैप्टर मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो चैप्टर है वो आपको इस वीडियो में आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं यानी जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है और उनके लिए किस प्रकार से जो खेल कूद है उनका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अक्षमता। देखो, अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। देखो, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको देखो वीडियो को एक तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को। ठीक है, अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं देखो हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, आप कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, मतलब इस चीज़ के अंदर क्या है वो चीज़ के अंदर क्या है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अक्षमता आधारित। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे फिर उसको अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। अब आप समझो इस अक्षमता का मतलब क्या है। देखो मैं आपको बिल्कुल एक एक मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो अक्षमता का मतलब क्या होता है। देखो, एक तो होता है हमारा क्षमता, क्या होता है, एक हमारा क्षमता, और एक क्या होता है हमारा अक्षमता। तो क्षमता का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सक्षम है, अक्षमता का मतलब क्या है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है। देखो जैसा कि चैप्टर का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलकूद। ठीक है, देखो इस चैप्टर का नाम क्या था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ोगे, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार शारीरिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार उनके लिए खेलकूद का आयोजन किया जाता है। तो देखो अक्षमता यानी कि वैसे जो बच्चे सक्षम नहीं, यानी कि जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से वो सक्षम नहीं है, तो उनको कहते हैं अक्षमता। तो देखो अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन, मतलब ऐसे कौन से संगठन हैं जो अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है विशेष ओलंपिक, दूसरा पैरालंपिक और तीसरा डेफलिम्पिक्स। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल माइंड मैप के आधार पर समझाया है ताकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, और आगे वीडियो में आपको ये तीनों जो है इसके बारे में डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलने वाला है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो एंड तक तो आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं तीनों का क्या क्या मतलब है। तो पहला हमारा विशेष ओलंपिक, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो इसको समझते हैं, देखो क्या है विशेष ओलंपिक। तो देखो विशेष ओलंपिक की शुरुआत सन 1968 में शिकागो में हुई थी। ठीक है, ये जो विशेष ओलंपिक है इसकी शुरुआत सन 1968 में शिकागो में हुई थी। आपको मैं यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ कि आपको ना बिल्कुल मैं ध्यान से समझते हुए चलना है, ताकि आप ये एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे विशेष ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1968 में शिकागो में हुई थी। तो देखो विशेष ओलंपिक की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा की गई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो यूनिस कैनेडी श्राइवर द्वारा की गई थी। ठीक है, यूनिस कैनेडी श्राइवर का मानना था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो मानती थी यूनिस कैनेडी श्राइवर, ये मानती थी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफी हद तक, यानी उनका मानना क्या था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको अगर अवसर दिया जाए तो वो भी अपने जो जीवन है उसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, यदि उनके बारे में सोचा जाए। यानी जो बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले उनके बारे में सोचा जाए तो उनका मानना था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चे भी विशेष एथलीट या खिलाड़ी बन सकते हैं। यदि मान लो कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, ठीक है, मान लो ए स्टूडेंट है
जो कि विशेष आवश्यकता वाला, मतलब विशेष आवश्यकता का मतलब यही होता है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि मान लो उस बच्चे का पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर उसका जो दिमाग है वो कुछ अलग ही प्रकार का, मतलब वो शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति होता है उससे उसकी तुलना में वो सही नहीं है, वो मतलब विशेष है, मतलब उसके अंदर सामान्य, जैसे मान लो एक व्यक्ति है बी, ठीक है, और एक व्यक्ति है ए, तो जो वी व्यक्ति है इसके अंदर ये शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मतलब इसके पास हाथ है, पाँव है, सब चीज है, और इसका मानसिक रूप से यानी इसका बुद्धि भी सही है, मतलब मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। लेकिन जो ए व्यक्ति है ये जो क्या कहते हैं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है। शारीरिक रूप से कैसे, हाथ या पाँव नहीं होंगे, ठीक है, या फिर हाथ या पाँव नहीं है, या फिर मानसिक रूप से या फिर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो अगर इन बच्चों को भी, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनको भी यदि मौका दिया जाए तो ये भी एक एथलीट या खिलाड़ी बन सकते हैं, तथा खेलों के द्वारा वे अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनको मौका दिया जाए तो ये खेलों के द्वारा अपनी वृद्धि भी कर सकते हैं और विकास को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा विशेष ओलंपिक। ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा विशेष ओलंपिक, यानी जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए ओलंपिक में क्या क्या खेल का आयोजन किया जाता है उसको कहते हैं विशेष ओलंपिक। एक तो होता है हमारा ओलंपिक, और उसमें विशेष जोड़े तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ओलंपिक क्या क्या, ओलंपिक में क्या क्या खेल है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया इसकी शुरुआत 1968 में हुई। ठीक है, तो मैंने आपको विशेष ओलंपिक के बारे में बता दिया। ठीक है, आप समझते हैं कि विशेष ओलंपिक जो है इसका लक्ष्य क्या क्या है, यानी इसका मतलब इसका लक्ष्य क्या क्या है। अब जो विशेष ओलंपिक आप ध्यान नाम ही से पढ़ो, इसका लक्ष्य क्या क्या होगा आप ये अंदाजा लगाओ। ठीक है, आप पढ़ ले, एक बार देख लेते क्या क्या है। पहला, बौद्धिक अक्षमता या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों के लिए खेल प्रतियोगिताएं व प्रशिक्षण का आयोजन करना। इनका पहला लक्ष्य है जो बौद्धिक अक्षमता या असमर्थताओं वाले बच्चे या वयस्क हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिता व प्रशिक्षण का आयोजन करना। ठीक है, मतलब जो भी बच्चा है वो बौद्धिक रूप से असमर्थ है या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से वो असमर्थ है तो उनके लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना व प्रशिक्षण का आयोजन करवाना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग। ठीक है, तो उनके लिए सही मायने में ट्रेनिंग करवाना। ठीक है, ताकि वो अपना खेल प्रदर्शन बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सके। ठीक है, ये इनका पहला लक्ष्य हो गया। दूसरा लक्ष्य क्या है, उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, अपने हौसलों का प्रदर्शन करने, खुशी का अनुभव करने, विशेष कौशलों के आदान प्रदान, अपने परिवारों व विशेष ओलंपिक समुदाय से मित्रता करने के निरंतर अवसर प्रदान करना। मतलब इनको भी अवसर देना कि वो भी जो है अपने हौसलों का प्रदर्शन कर सके, मतलब उनको मौका देना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको मौका देना, वो अपने हौसलों का प्रदर्शन कर सके, खुशी का उनको भी अनुभव हो, विशेष कौशलों का आदान प्रदान हो, और परिवार व विशेष ओलंपिक समुदाय में मित्रता करने से निरंतर, देखो, परिवार व विशेष ओलंपिक समुदाय से मित्रता करने के निरंतर अवसर प्रदान करना। मतलब उनको भी अवसर मिलना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अपने जीवन में कुछ करने के लिए। ठीक है, अब शपथ क्या कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि जो विशेष ओलंपिक है इसका शपथ क्या है। देखो जो विशेष ओलंपिक है इसका शपथ क्या है वो देखते हैं। तो देखो, मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे वीरता या बहादुरी के साथ प्रयास तो करने दो। देखो ये इसका शपथ है। शपथ में आप समझो, देखो जो इनका शपथ है कि मुझे जीतने दो, ठीक है, यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे वीरता या बहादुरी के साथ प्रयास करने दो। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनका शपथ यही है, मतलब ये जो ओलंपिक है इनका विशेष ओलंपिक, तो इनका शपथ यही है कि व्यक्ति जो है, मान लो ए व्यक्ति है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे जीतने दो, यदि मैं जीत नहीं सकता तो मौका तो दो, मुझे कम से कम अपना वीरता दिखाने का प्रयास तो करने दो। मान लो आप एक मैच करवा रहे हो क्रिकेट का, ठीक है, क्रिकेट का आपने मैच करवाया, ठीक है, उसमें आपने 10, उसमें टोटल मान लो 10 प्लेयर हैं, ठीक है, उसमें आपने 9 प्लेयर को आमंत्रित किया और एक को आपने छोड़ दिया। एक कौन था, एक मान लो वो था विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, ठीक है, उसको आपने छोड़ दिया, तो 9 प्लेयर को आपने मौका दिया, तो वो कैसा भी हो। अब यदि आपने एक जो प्लेयर है ये विशेष आवश्यकता वाला, इनको आपने छोड़ दिया, तो ये अपना प्रदर्शन कैसे दिखा पाएंगे। बेशक ये जीत ना पाए, लेकिन उनको मौका देना चाहिए, ताकि मान लो आप उनको मौका दोगे तो उनके अंदर खेल का विकास होगा, क्या पता वो जीत भी जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप इनको मौका दो। इसलिए कहा गया यहाँ पे कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे वीरता या बहादुरी के साथ प्रयास तो करने दो, मतलब उन्हें मौका तो दो कम से कम खेल को खेलने का। ठीक है, ये इसका शपथ था। अब देखो स्पेशल
ओलंपिक भारत। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल ओलंपिक भारत और ये जो हमारा पीछे था विशेष ओलंपिक भारत, ये जो हमारा था विशेष ओलंपिक भारत, विशेष ओलंपिक, ठीक है, और स्पेशल ओलंपिक, दोनों का मतलब एक ही है। अंग्रेजी में इसको स्पेशल ओलंपिक कहते हैं और जो मैंने आपको पीछे बताया वीडियो में वो था हमारा क्या, विशेष ओलंपिक। उसका मतलब यही है, विशेष का मतलब स्पेशल ही होता है, स्पेशल का मतलब विशेष होता है, ठीक है। दोनों का हिंदी और अंग्रेजी का जो है वो वर्ड का मीनिंग है। जैसे मान लो स्पेशल है, उसको हम विशेष को जो है इंग्लिश में स्पेशल बोलते हैं और स्पेशल को हिंदी में विशेष बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो विशेष ओलंपिक भारत या फिर इसको स्पेशल ओलंपिक भारत भी कह सकते हो। देखो ये क्या, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो देखो विशेष ओलंपिक भारत के एक आंदोलन है जो खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक रूप से असमर्थ चिंताओं पर मानसिक रूप से विकसित बच्चों का वस्तुओं के जीवन को बदलने का प्रयोग करता है, ठीक है। विशेष ओलंपिक भारत क्या है? तो देखो विशेष ओलंपिक भारत एक आंदोलन है, ये एक आंदोलन, एक शुरुआत है जो खेलों को उत्प्रेरक रूप में बौद्धिक रूप से असमर्थ, मतलब जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है उनको भी मौका मिलना चाहिए अपना कौशल को दिखाने का, अपना जो उनके अंदर जो भी योग्यता है उनको दिखाने का एक मौका तो मिलना चाहिए। उनको गेम खेलने का, उनको टूर्नामेंट में भाग लेने का, उनको खेल प्रतियोगिता करने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो यही होता है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। इसमें एक आ गया कि एक विशेष ओलंपिक भारत एक आंदोलन है जो खेलों को उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक रूप से असमर्थ चिंताओं पर, ठीक है, असमर्थ चिंताओं पर मानसिक रूप से विकसित बच्चों का वस्तुओं के रूप में जीवन को बदलने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। मतलब कम से कम जो बच्चे हैं उनको मौका तो मिलना चाहिए खेल प्रतियोगिता को खेलने का, ठीक है। तो देखो इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया तथा 2001 में इसका नाम बदलकर इस विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। अब आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में, देखो सन 1987 में क्या कहा गया, विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया तथा 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि विशेष ओलंपिक इंडिया का जो नाम है, विशेष ओलंपिक जो इंडिया का नाम है, विशेष ओलंपिक भारत कब रखा गया, तो आपको बता रहे हैं 2001 में रखा गया, ठीक है। आपको छोटे छोटे जो पॉइंट है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना ताकि आपको जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब देखो भारत सरकार द्वारा इसे मानसिक रूप से अशक्त या असमर्थ बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। अब समझते हैं लक्ष्य क्या क्या है, इसके लक्ष्य क्या है। तो इससे मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों के बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्ति को उपयोगी तथा उत्पादक नागरिक बनाने का अवसर प्रदान करना है जिन्हें समाज द्वारा स्वीकारा जाता है और आदर व सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इनका लक्ष्य यही है कि समाज में जो बच्चे, जो व्यक्ति असमर्थ है उनको भी एक मौका दिया जाए ताकि वो भी समाज में अपना जो उनका इज्जत है या फिर जो भी उनका आत्मसम्मान है वो कायम कर सके और समाज में वो भी एक इज्जत के साथ जी सके, ठीक है। तो ये उनका लक्ष्य है कि मतलब जो भी व्यक्ति है जो असमर्थ है शारीरिक रूप से उनको भी समाज में समान दर्जा दिया जाए। अब देखो पैरालंपिक, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं पैरालंपिक है क्या। इससे पहले मैंने आपको बता दिया विशेष ओलंपिक के बारे में और स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में। अब हम समझते हैं पैरालंपिक के बारे में। पैरालंपिक है क्या, आपको बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलना है, चैप्टर आपको बिल्कुल आसान भाषा समझ में आ जाएगा। पैरालंपिक देखो पहला, पैरालंपिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है जिसका अर्थ होता है समरूप। आपको इतना याद रखना है कि पैरालंपिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के जो शब्द है पैरा, इससे हुई है जिसका अर्थ होता है समरूप। अर्थात पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना गया है, यानी ओलंपिक जो खेल होते हैं इनके समरूप ही पैरालंपिक को माना गया। चलो मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, आपको समझ आता है। देखो ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक में जो व्यक्ति सक्षम है, जिसके हाथ पांव हैं, जो मतलब स्वस्थ है, एक आम व्यक्ति है, वो भाग लेता है ओलंपिक खेलों में, ठीक है। अब पैरालंपिक खेलों में देखिए यहाँ पे सिर्फ पैरा जुड़ गया, मतलब इसके समरूप ही है, पैरा यहाँ पे जुड़ गया। मतलब पैरालंपिक खेल में क्या है, इसमें जो शारीरिक मानसिक या किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति या बच्चा जो असमर्थ है वो इसमें भाग लेगा, और लेकिन जो सक्षम है वो ओलंपिक खेल में भाग लेगा, ठीक है। ये है मतलब इसके समरूप ही है ओलंपिक खेलों के। अब इसका जो हमारा
दूसरा पॉइंट बनता है वो होता है पैरालंपिक खेलों का जनक। ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर गटमेन। आपको ये बिल्कुल दिमाग में अपना याद कर लेना है, फिट कर लेना है, एकदम दिमाग में याद कर लेना है एक एक पॉइंट कि ये क्या है। तो देखो पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर गटमेन। ये आपको याद करना, एग्जाम में बहुत ही चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम में हुई। आपको ये भी याद कर लेना है कि पैरालंपिक जो खेल है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1960 रोम में हुई, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है 1960 में रोम में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अब देखो पैरालंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य स्पिरिट इन मोशन है, ठीक है। पैरालंपिक खेलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। आप समझते हैं डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स क्या है इसको आप समझो, ठीक। तो देखो डेफलिम्पिक्स बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाला विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। इनका आयोजन बधिरों के लिए खेलों की अंतरराष्ट्रीय कमेटी द्वारा किया जाता है। देखो डेफलिम्पिक्स क्या है, तो इसमें स्पेशल रूप से जो भी बच्चे, जो व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता, बधिर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, यानी कि जो व्यक्ति, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, ठीक है, सुन नहीं, ठीक है, यानी जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? बधिर, ठीक है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो, मान लो दो व्यक्ति हैं और बी, ए व्यक्ति जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, आम व्यक्ति है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो ठीक है। बी जो व्यक्ति है वो सिर्फ सुन नहीं सकता, यानी जो व्यक्ति वो बधिर है, नहीं सुन नहीं सकता, तो उनके लिए डेफलिम्पिक्स जो है उसके अंदर आयोजन किया जाता है, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो डेफलिम्पिक्स बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजन किया जाने वाला विश्व में बड़ा एक आयोजन, ठीक है। ये जो डेफलिम्पिक्स जो होता है खेल, ये जो बधिर जो ऐसे खिलाड़ी जो सुन नहीं सकते उनके लिए आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब डेफलिम्पिक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है, मतलब मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और ओलंपिक खेलों की तरह डेफलिम्पिक्स खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है, उसी प्रकार से जो हमारा डेफलिम्पिक्स है वो भी 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। अब देखो इसका प्रारंभ 1924 में पेरिस में हुआ, ठीक है। डेफलिम्पिक्स का जो प्रारंभ है वो 1924 में पेरिस में हुआ था, ठीक। विंटर डेफलिम्पिक्स की शुरुआत 1949 को हुई। आपको बिल्कुल डेट याद करते हुए चलना है कब क्या हुआ, ठीक है। इन खेलों की शुरुआत मात्र 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई, किंतु अब लगभग 4000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में कितने खिलाड़ी थे? 148, लेकिन अब वर्तमान में 4000 खिलाड़ी इनमें भाग लेते हैं। अब देखो डेफलिम्पिक्स में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ी की बधिरता कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ी किसी सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जो बधिर खिलाड़ी होते हैं वो किसी भी प्रकार के ऐसे यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे उनको सुनाई दे, ठीक है। तो वो यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते खेल के दौरान। तो देखो डेफलिम्पिक्स में प्रतिस्पर्धा का आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो प्रतियोगिता का जो डेफलिम्पिक्स है उसमें प्रतियोगिता का आरंभ करने के लिए जो ध्वनि की जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। उदाहरण के लिए बंदूक की आवाज, सीटी की आवाज इत्यादि, ठीक है। जैसे आप आम खेलों का उदाहरण ले लो, मान लो कोई ऐसी नॉर्मल सा खेल रहा है, मान लो कोई सामान्य खेल रहा है, मान लो क्रिकेट हो रहा है, तो उसमें क्या होता था, खेल को स्टार्ट करने की बंदूक की आवाज आती थी, बंदूक की आवाज जो फायरिंग करते थे उससे बंदूक की आवाज से खेल स्टार्ट होता था, सीटी की आवाज से होता था। लेकिन जो ये डेफलिम्पिक्स खेल है जो बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो है बंदूक की आवाज और सीटी की आवाज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अंततः खेल की शुरुआत करने, अब देखो अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बंदूक की आवाज और सीटी का प्रयोग नहीं होता है, तो अब किस प्रकार का प्रयोग होता है, मतलब किस प्रकार से खेल को प्रारंभ किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो खेल की शुरुआत करने एवं खेल को बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी का झंडा, फुटबॉल जो रेफरी होता है वो झंडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बधिर है, सुन तो सकते नहीं, वो देख तो सकते हैं, तो जो झंडा होता है तो झंडे से वो देख सकते हैं। मान लो जो रेफरी वो झंडा कैसे लहराएगा तो समझ जाएंगे कि जो खेल वो स्टार्ट हो गया, वो खेलना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए झंडे का प्रयोग किया जाता था। और एवं दौड़ को शुरू करने के लिए रोशनी का चमकार का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लो कोई दौड़ शुरू करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो रोशनी होती है उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दर्शक भी ताली बजाने की अपेक्षा दोनों हाथों को लहराकर
प्रतियोगियों का अभिनंदन करते थे। अब आप बताओ, आप ही बताओ, जो बधिर खिलाड़ी वो सुन तो सकता नहीं, ताली दर्शक बजाएंगे तो उनका आवाज तो उनके पास जाएगा नहीं। तो दर्शक जो होते थे, जो देखने वाले, जो खेल को देखने आते थे दर्शक, तो वो क्या करते थे, ताली बजाने की अपेक्षा वह दोनों अपने दोनों, देखो दर्शक जो थे हमारे, ताली बजाने की अपेक्षा वो दोनों हाथों को लहरा कर प्रतियोगियों का अभिनंदन करते थे। दोनों हाथों को लहराकर उनका अभिनंदन करते थे। अब हम समझते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। आप देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको याद कर लेना। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल याद कर लेना। यदि इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 5 मार्क्स में आपका जो ये क्वेश्चन है ये आ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है कि आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। यदि मान लो आप बिल्कुल समझते हो, रटो मत किसी चीज को, आप समझो। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी जो दिव्यांग है, उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो आप समझो। तो पहला शारीरिक सुधार, दूसरा मानसिक सुधार, तीसरा आत्मसम्मान, चौथा व्यक्तित्व को बढ़ावा, पांचवा सामाजिक लाभ। इसको हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, शारीरिक सुधार, इसमें क्या है, देखो पहला एकाग्रता में सुधार। यदि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी खिलाएंगे, उनको भी मौका देंगे खेलने का, तो उनका एकाग्रता में सुधार होगा, शारीरिक सुधार होगा, ठीक है। लचक में वृद्धि होगी, तीसरा शक्ति में सुधार होगा, चौथा सहनशीलता में सुधार, पांचवा हृदय संबंधी सुधार। आपके सामने बहुत सारे पॉइंट लिखे, लेकिन आप एग्जाम में इतने सारे पॉइंट मत लिखना। यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आप 2 से 3 पॉइंट लिख करके उसको एक्सप्लेन कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है। यदि जो शारीरिक रूप से जो बच्चा जो है वो दिव्यांग है, वो यदि उनको यदि भाग लेने दिया जाए प्रतियोगिता में, तो उसके अंदर मोटापे में भी कमी आती है। और अगला जो हमारा लाभ है वो अस्थि घनत्व को बनाए रखना, ठीक है। अच्छी शारीरिक पुष्टि होती है, जोड़ों की सूजन कम होती है और तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो मानसिक सुधार है वो क्या क्या है। पहला मनोदशा में सुधार, दूसरा सुयोग्यता में सुधार, तीसरा अवसाद व चिंता के स्तर में कमी। अब आत्मसम्मान में क्या क्या है, स्वयं क्षमता में बढ़ोतरी। आत्मसम्मान का मतलब ये होता है, देखो बच्चे जो होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उनको समाज में उनको नीच दर्जा से देखा जाता है, ठीक है। उनको मतलब एक आत्मसम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। यदि उनको खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा और वो मेडल जीतेंगे, बहुत ही ज़्यादा जीतेंगे, टूर्नामेंट में भाग लेंगे, खेल जीतेंगे, तो उनके एक कहीं ना कहीं समाज में एक छवि बनेगी, उनके एक इज्जत बनेगी। इसे हम कहते हैं आत्मसम्मान, उनका भी एक सम्मान किया जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य, यदि जो बच्चा है वो खेल कूद करेगा तो उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बीमारी होने की संभावना बहुत कमी होती है, ठीक है, यानी बीमारी बहुत ही कम संभावना होती है कि बच्चा बीमार हो, ठीक है। यानी जब विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हो, जो दिव्यांग, उनको यदि खिलाया जाएगा तो उनके अंदर बीमारी की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब व्यक्तित्व को बढ़ावा, ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बढ़ेगी। अगला हमारा सामाजिक लाभ, नए अनुभवों का प्राप्त होना, दूसरा नए दोस्त बनना। यदि वो खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा तो उनके नए नए दोस्त बनेंगे। आज़ादी का अनुभव होना, इनको खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा तो उनको एक स्वतंत्रता महसूस होगी कि हाँ, हम भी समाज में है, हमें भी अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा जो लाभ है, दोषारोपण से बचना। इनके ऊपर जो दोषारोपण से वो बचेंगे, ये खेल में भाग लेंगे, इनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, ये खेल में जीतेंगे, समाज के सामने एक छवि आएगी, इनका जो है आत्मसम्मान बढ़ेगा। तो ये हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। अब समझते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने की रणनीतियाँ, ठीक है। रणनीतियाँ का मतलब होता है प्लानिंग, मतलब एक योजना, प्लानिंग, या फिर आप इसको योजना भी कह सकते हो, ठीक है। अब रणनीति क्या क्या, मान लो 10 बच्चों का एक ग्रुप है, ये मान लो ये 10 बच्चों का ग्रुप है और एक दूसरे ग्रुप है वो भी 10 बच्चों का, ठीक है। ये भी 10 बच्चों का ग्रुप है, ये भी 10 बच्चों का ग्रुप है। ये जो इसमें जो 10 बच्चे वो सामान्य बच्चे हैं, जिनके जो शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार से आध्यात्मिक, हर एक रूप से वो समर्थ है, सक्षम है, मतलब उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए क्या रूल बनाए जाएंगे, नॉर्मल से जो रूल होते हैं वही बनाए जाएंगे। अब लेकिन जो 10 बच्चे हैं, आपको बिल्कुल आसान भाषा में उदाहरण देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि जो टॉपिक है इसमें आपको समझना क्या है। अब जो दूसरे 10 बच्चे हैं वो क्या है, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई मानसिक रूप से वो समर्थ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई मानसिक रूप से समर्थ नहीं है। तो देखो इन बच्चों के लिए तो सामान्य रूल होगा, लेकिन इनके लिए कुछ संशोधन, कुछ छूट दिया जाएगा
ताकि ये भी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एंड दिव्यांगों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियां, जो भी रणनीति है, जो भी प्लानिंग है, वो क्या क्या वो हम पढ़ते हैं। देखो, तो पहला, खेल नियमों में संशोधन। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके जो खेल नियम है उनमें संशोधन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, खेल उपकरणों में संशोधन। जो खेल के उपकरण होते हैं उसमें संशोधन करना चाहिए। तीसरा, दिशा निर्देश में संशोधन। जो इनको दिशा निर्देश दिया जाता है उसमें कुछ प्रकार की छूट देनी चाहिए। नहीं, उनको जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसमें कुछ प्रकार की छूट देनी चाहिए। ठीक है, आपने समझ गया होगा। ठीक है, ये देखो, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें तो पूरा रूल फॉलो होता है, लेकिन जो असमर्थ बच्चे होते हैं उनमें खेल नियमों में संशोधन होता है। उनके अंदर उनमें जो है खेल नियमों में संशोधन होता है, खेल उपकरणों में संशोधन होता है, दिशा निर्देश में संशोधन होता है। अगला जो हमारा आता है वो होता है वातावरण में संशोधन। उन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके वातावरण में संशोधन करना चाहिए। ठीक है। मेडिकल स्टाफ की निगरानी, उनको जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन है वो मेडिकल स्टाफ की निगरानी में करानी चाहिए, ताकि यदि उनको कुछ हो भी जाए तो मेडिकल स्टाफ जो वहाँ पे तत्पर रहेंगे तो उनका इलाज समय पर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये होता है मेडिकल स्टाफ में निगरानी। ठीक है, यानी जब मेडिकल स्टाफ की निगरानी में जब खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो उनका कहीं ना कहीं उनका जो आत्मसम्मान वो बढ़े रहेगा। यदि मान लो उनको चोट भी लग जाती है खेल के दौरान, तो तुरंत जो मेडिकल स्टाफ है वो उनका उपचार करेगा, उनको इलाज करेगा, उनको ठीक करेगा। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी जो रुचि है, मान लो उनकी रुचि क्रिकेट में है तो उनको क्रिकेट ही खिलाना है, उनको अदर खेल नहीं खिलाना, उनको दूसरा खेल नहीं खिलाना। ठीक है, उनकी रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, उनकी जो रुचि है उनके अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। अगला जो हमारा वो है क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन। उनकी जो क्षमता है उनके अनुसार उनकी जो क्षमता है उनके अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। तो ये था हमारा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।